हेलो बच्चा लोग, ये है पीटी 8 जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो नीट का। और क्लास 12th का पार्ट है। मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा पार्ट है, ईएमआई है, एसी ईएम वेव, इस वाले पोर्शन का पूरा पूरा आज हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, देखो, ये पेपर इजियर साइड था, आई होप आपने अच्छा किया होगा। एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको एक कॉपर रॉड है, इसकी लेंथ गिवन है एंड इस इट इज रिवॉल्विंग विद सम एंगुलर स्पीड, रिवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और लेंथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका मतलब ईएमएफ तो बनेगा। अब ये ईएमएफ कितना बनेगा, इसी के बारे में बात करनी है। तो आपको पता है ईएमएफ किसके इक्वल होता है? ये होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। ये है ईएमएफ ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में बात करनी है। तो पहले तो ईएमएफ दे रखा है, पहले ओमेगा निकलो। ओमेगा हम फ्रीक्वेंसी से कैसे निकालेंगे? ओमेगा की वैल्यू होगी 2 पाई एन, और ये है 2 पाई एन की वैल्यू कितनी है? एन इज रिवोल्यूशन पर मिनट, ये है 10 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 20। कितना आ गया? ये 20 आ गया। अब इस 20 को यहाँ पुट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है? 0.2 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 20 एल स्क्वायर, एल है 0.1 इंटू 0.1 पॉइंट, नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा यहाँ पे। अब इसे कैलकुलेट कर लेना। 2 इंटू 10 की पावर कुछ आ रहा है यहाँ पे, देखो ये 10 हो जाएगा, मतलब कि इसे कैंसिल कर रहे हैं 10। ये 2 इंटू 10 टू द पावर क्या आ रहा है? ये आ रहा है 2। 2 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट, है ना? अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये पहला ही ऑप्शन है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, एक सर्किट है, ओपन सर्किट का पार्ट है, जिसमें एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक बैटरी लगाई गई है। और हमें पी और क्यू दो पॉइंट्स के बीच में क्या बताना है? रेजिस्टेंस, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि इसमें करंट कितना पास हो रहा है। करंट की वैल्यू है 5t+2। करंट चेंज हो रहा है बाय द टाइम, और जब करंट चेंज होता है तो इस इंडक्टर के अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, पहले इसे देख लो। ईएमएफ होता है एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी। एल की वैल्यू कितनी है? ये इंडक्टेंस की वैल्यू है 2 हेनरी, और डी आई बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 5t+2, तो ये आ जाएगा 5। और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा 10 वोल्ट। यानी इंडक्टर का जो पोटेंशियल आएगा वो 10 वोल्ट आएगा। केवल इंडक्टर की बात कर रहे हैं। अब एक और कहानी है, मुझे कितने टाइम पे बात करनी है? 1 सेकंड पे बात करनी है। तो 1 सेकंड पे करंट किसके इक्वल है? एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, करंट आई इक्वल टू, सर्किट में करंट कितना है? 5 टी। टी मतलब 1+2, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 7 एम्पियर। कितना आएगा? ये 7 एम्पियर। तो सुनिए, सर्किट को हम लोग पहले ऐसे बनाते हैं, देखो। एक तो पॉइंट पी है, यहां से एक 5 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, ये 5 ओम, और इसमें करंट जा रहा है पी से क्यू की तरफ। और ये कितनी कितनी वैल्यू है इसकी? 7 एम्पियर। उसके बाद एक इंडक्टर है और एक बैटरी है। पहले बैटरी तो बना ही लेते हैं हम लोग, और ये पॉइंट पे क्यू, और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। ओके, सुनिए, ये जो इंडक्टर है इसकी बैटरी बनी है 10 वोल्ट की। मुझे ये पता करना है कि ये जो 10 वोल्ट है उसकी पोलैरिटी किधर होगी, मतलब ये करंट को अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा। तो अभी ऐसे देखा जाए, ये करंट जो इस सर्किट में जा रहा था ये इंक्रीजिंग था, बाय द टाइम ये बढ़ रहा है। जब ये बढ़ेगा तो इसका ईएमएफ ऐसा बनेगा कि जो करंट की डायरेक्शन को क्या करे? अपोज करे, मतलब इसकी पोलैरिटी इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। तो बैटरी 10 वोल्ट का होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट की होगी, और बस इसका पोलैरिटी अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब जो फ्लो ऑफ करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो, ये पॉइंट पी है और ये क्यू है। इसे समझिए, किरचॉफ लॉ जैसे लगाते हो वैसे लगा दो। यहाँ पे ये है पॉइंट पी का पोटेंशियल, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या करोगे? माइनस ऑफ आई आर। आई आर का मतलब 7 × 5। उसके बाद यहाँ से इधर जा रहे हो तो प्लस से माइनस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? -10। और फिर उसके बाद एक और क्या लिखेंगे? -10। और हम कहाँ पहुंच चुके हैं? क्यू पॉइंट पे। तो अब मुझे वीपी माइनस ये 35 प्लस 10 प्लस 10 कितना आएगा? 55 इज इक्वल टू आएगा वी क्यू। यानी वीपी माइनस वी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ये आ जाएगी 55 वोल्ट। यही पूछा हुआ था कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ध्यान रखना है, एल डी आई बाई डी टी करके इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, और दूसरा काम क्या करना है? उसकी पोलैरिटी चेक करना। अगर करंट बढ़ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट करेंगे, और अगर करंट डिक्रीजिंग होता तो ये बैटरी ऐसे बनाते हैं हम लोग, तो उस केस में आंसर अलग आता।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात हो रही है। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल डिपेंड्स ऑन, इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया। इसको बताते हैं। ये एक्चुअल में ईएमएफ डिपेंड करता है फ्लक्स पे, और फ्लक्स किसके इक्वल होता है? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। थीटा पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, यानी इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या आंसर लगाएंगे? मोस्ट करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ दिस। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होता तो उस पे भी डिपेंड करता है, एन बी ए कॉस थीटा जो आप होते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको बताना है। कोई एक करंट और टाइम का ग्राफ गिवन है, और बोला गया कि एक कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, और इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये इंड्यूस करंट की वैल्यू गिवन है, और इसमें हमको बताना है चेंज इन फ्लक्स। आपको भी पता है चेंज इन फ्लक्स किसके इक्वल होता है? एक काम करो, चार्ज फ्लोन किसके इक्वल होता है? चार्ज फ्लोन होता है चेंज इन फ्लक्स बाई आर। ये फॉर्मूला हमें याद है। हमें यहां से चेंज इन फ्लक्स निकालना है, डेल्टा फाई। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? चार्ज फ्लोन मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। ओके, और ये चार्ज फ्लोन कैसे निकालोगे? करंट टाइम ग्राफ की जो ये एरिया होती है, यही तो चार्ज फ्लोन होती है। एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस, बस ये करना है। अब एरिया ट्राइंगल है, सीधा सीधा दिख रहा है, आप यहाँ लगाओ हाफ बेस, बेस वैल्यू कितनी है? 0.8 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट कितना है? 10 मल्टीप्लाइड बाई, तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना होगा। रेजिस्टेंस कितना होगा? 100, बस यही करना है। अब ये 0.4 हो जाएगा, आंसर किसके इक्वल होगा? 400 वेबर। क्लियर? बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है, इसे तो आप कर लिए होंगे। चलिए अगली प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। देखो, two coils हैं C1 and C2. They are placed near each other when current change by 2 ampere in coil C1 and magnetic flux change by 0.8 Weber in C2. Then value of mutual inductance. देखो, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो सेल्फ में क्या होता है कि अपने अंदर ही फ्लक्स चेंज होता है ड्यू टू इट्स ओन करंट, और म्यूचुअल में दूसरे में चेंज होता है। तो फ्लक्स चेंज डिवाइड बाय चेंज इन करंट, या फिर फाई बाई आई। और ये फाई सेकेंडरी का होता है और आई किसका होता है? प्राइमरी का होता है। फ्लक्स में चेंज कितने का हुआ है? 0.8 वेबर। एसआई यूनिट में है, कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही लिखो 0.8 वेबर। और करंट कितने का चेंज हुआ है? 2 एम्पियर, बस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल होगा? 0.4, और सब कुछ आपने किसमें लिखा है? एसआई सिस्टम में, तो आंसर क्या होगा? हेनरी में होगा। क्लियर? नेक्स्ट अगली बात करनी है हम लोग को, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। ये है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5। चलो कोई नहीं। मेटल रॉड है, इसकी लेंथ गिवन है, एंड इट इज प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ, एंड इट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज, ठीक है, या इन द रॉड इज, सॉरी, रॉड में ईएमएफ बताना है। देखो ईएमएफ क्या करेंगे आप? बीवीएल करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड और लेंथ का गुना करना है। बस कंडीशन ये है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए म्यूचुअली। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वर्टिकली डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, तो और रॉड हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें तो हमें कोई इशू नहीं है। और रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या है कि आपका जो रॉड है वो अपने लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और मोशन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, बी इंटू वी इंटू एल। देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और लेंथ कितना है? लेंथ है 0.025। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ, ये 15 आ रहा है, हाँ आंसर आएगा 15 माइक्रो वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करो, 15 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर है, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मतलब पोटेंशियल ये इंक्रीज करेगा। टर्न रेशियो है 10, मतलब ये 10 टाइम्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, जितना रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इट्स एफिशिएंसी इज 0.8, मतलब 80% एफिशिएंसी है। जो पावर आप इनपुट करेंगे वो पावर आउटपुट नहीं होगी, कुछ कम होगी, 20% एनर्जी लॉस हो जा रही है। आगे बढ़ते हैं। करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल इज गिवन टू यू, एंड वोल्टेज अप्लाइड इज 100। देन वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी का मतलब आउटपुट। पहले तो वोल्टेज निकालो, आउटपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। कैसे पता चला? 10 है इसका टर्न रेशियो, तो 10 गुना वोल्टेज ज्यादा आएगा। आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है? वोल्टेज अप्लाई किया है 100, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा 1000 वोल्ट। ये मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल गया। क्लियर?
ट्रांसफार्मर में इशू क्या है कि यहाँ पे केवल 80% ही एफिशिएंसी है। 80% एफिशिएंसी का मतलब है कि आप ऐसे लिखो, एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितना है? पावर होता है करंट मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज, I2 V2 डिवाइडेड बाई I1 V1, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 0.8। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करो। I2 निकालना है मुझे, मल्टीप्लाइड बाई V2 बताओ कितना है? V2 इज 1000 इज इक्वल टू 0.8 इंटू I1। I1 की वैल्यू गिवन है, ये 2 एम्पियर है, और V1 की वैल्यू कितनी है? V1 100 था। V1 क्या था? 100 था। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, I2 की वैल्यू आ जाएगी 0.8 इंटू 2, ये आएगा 1.6 बाई 10। ये इसका आंसर आएगा 0.16 एम्पियर। तो सेकेंडरी जो आपका कॉइल है या आउटपुट करंट है वो 0.16 एम्पियर का है, और वोल्टेज कितने का है? 100 वोल्ट का है, और वो सॉरी 1000 वोल्ट का है। 1000 यही है, और ये 0.16 होगा, तो ये आंसर होगा 1.6। यहाँ पे बहुत ही क्लोज आंसर थे, ठीक है, एक डेसिमल का डिफरेंस है बस। आगे की ओर बढ़ो। देखो, when a current in coil changes from 6 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड में चेंज हो रहा है। अब जब, और वोल्टेज इज 40 वोल्ट प्रोड्यूस, ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। देखो, ईएमएफ किसके इक्वल होते हैं? एल डी आई बाई डी टी, कि कितना करंट कितने टाइम में चेंज हुआ है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू ई बाई डी आई बाई डी टी। ई बाई क्या होगा? डी आई बाई डी टी। अब बताओ ईएमएफ किसके इक्वल है? सर ईएमएफ है 40 वोल्ट, ऐसा प्रोड्यूस हुआ है। एवरेज ईएमएफ दिया होगा, एक टाइम इंटरवल है, तो उसमें इंस्टेंटेनियस तो दे नहीं सकते, तो आप एक एवरेज वैल्यू गिवन है, और उसमें एवरेज करंट में कितना चेंज हुआ है? फ्रॉम 6 एम्पियर टू 2 एम्पियर, तो करंट का चेंज कितना है? 4 डिवाइड बाई टाइम, कितना टाइम लग रहा है? 0.1 सेकेंड लग रहा है। अब जब ये 0.1 है, तो इसको देखो, ये 40/40 हो जाएगा। 40/40 किसके इक्वल होता है? 1 हेनरी। यही आपका क्या है? उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट अब हम लोग को बताना है कि एक, अरे वाह, ये तो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट प्रॉब्लम है, आंसर याद होना चाहिए। देखो, आप एक जनरेटर चला रहे हो, है ना, और जनरेटर जो आप पढ़ते हो उसमें एक कॉइल होता है n टर्न्स का, और उसकी एरिया होती है A, मैग्नेटिक फील्ड B में ओमेगा स्पीड से घूमता है। तो उसकी जो ईएमएफ की इक्वेशन होती है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, तो कुछ ऐसा आता है, एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी, डिपेंडिंग ऑन कि आपने फ्लक्स की इक्वेशन क्या ली है। कहीं कहीं मोस्ट ऑफ द जगह साइन होगा, मैं कॉस जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आप सोचो बैठ करके। सुनो ध्यान से, ये गलत दोनों में से कुछ भी नहीं है, वो डिपेंड करता है इनिशियल फेज क्या है। हमें बस ये याद रखना है कि ये चेंज होता रहेगा, ये साइन होगा, कॉस होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, ये चीजें हमेशा फिक्स होती है। ये क्या है? ये करंट की पीक वैल्यू है, सॉरी, ईएमएफ की पीक वैल्यू है। जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है, उसकी वैल्यू होती है एन, मैक्सिमम ईएमएफ जिसे ई नॉट बोलेंगे, ये होता है एन बी ए ओमेगा, और इसे याद रखना है, ठीक है। अब सुनिए, एन बी ए ओमेगा, एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कि एक कॉइल है, इसकी एरिया गिवन है आपको, गुड, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, इट इज रोटेटिंग अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस विद 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये ओमेगा नहीं दिया है, एन दिया है, एंड इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वी गिवन है आपको। सब कुछ गिवन है, बस ओमेगा को थोड़ा सही से निकाल लो। ओमेगा जब रिवोल्यूशन पर मिनट होता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 2 पाई n/60, और इस n की जगह आप क्या रख देंगे? 1000, इतना ही है। तो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू यहाँ रख दो 100, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0.5 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ओमेगा कितना होगा? 2 पाई n, n इज 1000, और नीचे क्या होगा? 60। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पाई के टर्म में आएगा, और नीचे 3 आ रहा है, तो नीचे 3 भी आएगा, तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? करिए इसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपसे? करंट पूछा गया है, पासिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी चेंजेस एट द रेट ऑफ 10 एम्पीयर पर सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होता है? ये तो एल डी आई बाई डी टी होता है। अब बताओ ये कितना है? 4 मिली हेनरी मल्टीप्लाइड बाई डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी किसके इक्वल है? ये है 10 मिली एम्पियर पर सेकंड। ये दोनों ही मिली में है, तो पहले तो इसको सॉल्व करो, ये 40 आएगा इंटू 10⁻, यहाँ का -3, यहाँ का भी -3, क्या ये -6 वोल्ट होगा? अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 40 माइक्रो वोल्ट। क्या बना सकते हैं इसे? 40 माइक्रो वोल्ट।
ये कौन सा ऑप्शन है? ये सेकंड ऑप्शन में मिल जा रहा है आपको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक इंडक्टर कॉइल है, उसमें करंट जा रहा है और करंट बाय द टाइम चेंज हो रहा है। तो आपको भी पता है कि करंट की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है और उस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? हाफ एल आई स्क्वायर, यही होता है एनर्जी। अब क्या होगा कि अगर हम करंट को चेंज करते हैं तो उसमें हाफ एल आई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। मतलब बाय द टाइम वो करंट क्या होगा? चेंज होगा। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी भी क्या होगी? चेंज होगी। तो सबसे पहले आप ये बताओ, यहाँ पे पूछना क्या गया है? एनर्जी स्टोर इन द इंड्यूस्ड इंडक्टर पर यूनिट टाइम इज गिवन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। देखो ऐसे लिखेंगे, एनर्जी किसके इक्वल है? ये है हाफ एल आई स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, एनर्जी पर यूनिट टाइम बताना है तो आप ऐसे लिखो डी यू बाई डी टी, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये किसके इक्वल होगा? हाफ एल कांस्टेंट है, आई स्क्वायर का 2 आई इंटू क्या करोगे? डी आई बाई डी टी। डी आई बाई टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा एल आई डी आई बाई डी टी। एल आई डी आई बाई डी टी। अब इनकी वैल्यूज हमें देखनी है। एल देखो यहाँ पे दे रखा है 2 हेनरी, 2 इंटू करंट आई कितना है? करंट आई इज 2 एम्पियर। किसी टाइम पर करंट करंट चेंज हो रहा है बट किसी इंस्टेंट का दिया होगा आपको करंट, ये है 2। ये कितना है? 2 मल्टीप्लाइड बाई डी आई बाई डी टी। करंट पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है? ये 4 चेंज हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। ये कितना आ रहा है? 4 इंटू 4, ये आएगा 16 और यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड। 16 जूल पर सेकंड। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारे पास एक कोई कोई सर्किट गिवन है, उसकी रेजिस्टेंस है, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये सब कुछ गिवन है और हमें बताना है इस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर, यानी कि इस रेजोनेंस की क्वालिटी सबसे बेस्ट क्या होगी, या क्वालिटी फैक्टर किसका सबसे ज्यादा या सबसे कम होगा। यहाँ पे कम पूछा है तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 1/r√L/C। ये होता है क्वालिटी फैक्टर, Q इक्वल टू 1/r√L/C। अब मुझे हर एक सर्किट का L, C और R गिवन है तो उससे हम चेक करेंगे कि किसका क्या क्या आ रहा है। मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले के लिए क्वालिटी फैक्टर निकालें, ये आएगा 1/r1/4 √L/C। एल है 1 और सी कितना है? 64। ठीक है, तो ये दोनों माइक्रो में थे तो मैं माइक्रो को चेंज नहीं कर रहा हूँ, वो कैंसिल हो जाएंगे। ये 1/64 कितना आएगा? 8 आएगा। ये 8 इंटू 4, ये 32 आ जाएगा। ये पहले का आंसर है। ऐसे दूसरे में निकालोगे, ये आएगा 1/4 √L/C। एल भी 1 है, सी भी 1 है, ये आएगा 1/4। इसी तरीके से थर्ड की बात करो, फिर क्यू निकालो, फिर फोर्थ का निकालो, ऐसे देख लो कि जो सबसे मिनिमम आ रहा है। क्लियर है? चलिए अगला प्रॉब्लम है, ये तो भाई यूनिट मिलाना है। इम्पीडेंस क्या होता है? ये तो रेजिस्टेंस होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। इम्पीडेंस का क्या होगा? ओम। वॉटलेस करंट की यूनिट क्या होगी? वॉटलेस करंट तो करंट ही है ना, ये तो एम्पियर होगा। तो पहले तो दो से सॉल्व करते हैं। ए का होगा क्यू और बी का होगा पी। पहले ऐसा देखो कहीं है, ए का क्यू दो जगह है, बी का आर गलत हो गया, ये बी का पी ये सही है, उसके आगे तो सब सही होंगे, पहला ही सही है। ठीक है, चलिए वैसे भी आपको बता देता हूँ, क्वालिटी फैक्टर एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है और वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज वोल्ट ही होता है। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम क्या है? देखो एक सर्किट है और इसमें एल सी आर तीनों सर्किट है। एक अमीटर लगाया गया और उसकी रीडिंग पूछी गई कि क्या होगा, मतलब सर्किट में आरएमएस करंट कितना है और वोल्टेज आपने कितना लगाया? 110। सबसे पहले इस सर्किट का इम्पीडेंस निकालो। इम्पीडेंस जेड किसके इक्वल होता है? एल सी आर सर्किट का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सएल माइनस एक्सी का क्या होगा? होल स्क्वायर। अब बताओ अंडर रूट ऑफ आर कितना है? रेजिस्टेंस इज 55, 55 होल स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर है, 15 15, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 15 माइनस 15 का होल स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया। और जब ये जीरो हो गया तो ये कितना आएगा? 55 ओम। ये पूरे सर्किट का इंपीडेंस आ गया जो रेजिस्टेंस के इक्वल है। एक्चुअल में यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो इसमें करंट क्या पूछागा? करंट पूछा गया गया है, हम ऐसे निकाल सकते हैं वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पीडेंस। और वोल्टेज किसके इक्वल है? 110 और इम्पीडेंस कितना है? 55। आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? ये होगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर पहला ही ऑप्शन है। क्लियर? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के रिगार्डिंग कुछ लिखा हुआ है और हमें ये बात करनी कि वो सही है या गलत है। देखो सबसे पहला है, अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस द पावर। गलत बात है। क्यों भाई? ट्रांसफॉर्मर कभी पावर इंक्रीज नहीं करता है, ट्रांसफॉर्मर कभी एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता है, याद रखिएगा इस बात को। ये एम्पलीफायर नहीं है। एक लाइन बोली जाती है,
ट्रांसफार्मर एक एम्पलीफायर नहीं है। एम्पलीफायर का मतलब होता है कि वो कोई भी चीज जो एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, पावर को इंक्रीज कर देता है। इनपुट पावर जो होगा, आउटपुट पावर वो बढ़ जाएगा। ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जितना पावर देते हैं उतना ही पावर आउटपुट होता है। क्लियर? हाँ, कई बार ऐसा जरूर होता है कि अगर जो ट्रांसफार्मर है वो आइडियल नहीं है, उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है, उस केस में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है और जो आप इनपुट देते हैं उससे कम आउटपुट आता है, बाहर कम आता है, लॉस हो जाएगा कुछ ना कुछ पोर्शन। तो यहाँ पे बोला गया कि ये ट्रांसफार्मर तो पावर इंक्रीज कर रहा है। नहीं भाई, ये गलत है, ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक? दूसरी बात, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस द करंट। ध्यान से सुनना, इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर है, तो करंट इनटू वोल्टेज का प्रोडक्ट बराबर है। तो अगर करंट बढ़ता है तो वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि जो आप वोल्टेज दे रहे हो उससे कम वोल्टेज आउटपुट में आएगा। तो जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। पहले करंट ज्यादा कम रही होगी और अब करंट रिलेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस केस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम होता है, करंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, यानी ये भी क्या होगा, ये भी गलत होगा। पहले ये दो लाइन गलत हुई। आगे बढ़ते हैं। यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस एनर्जी लॉस। ये बात सही है। आगे हम लोग एक टर्म पढ़े थे, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एडी करंट लॉस होता है और ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, और साथ साथ होता है उसके अंदर और भी आयरन लॉसेस, और भी आयरन लॉसेस होते हैं। तो उन्हें हमें कम करना होता है। तो उसके लिए हम उसके लेमिनेटेड कोर बनाते हैं, पतले पतले सीड्स कट करते हैं और फिर लगाते हैं, सो दैट कि एडी करंट का फॉर्मेशन क्या हो जाए, रुक जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। तो उस केस में ये बात तो सही लग रहा है कि हाँ, ये एक एक मेजर है, एक रेमेडी है इन टू डिक्रीज द एनर्जी लॉस। और लास्ट पढ़ते हैं, इफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू 4 देन आउटपुट पावर इज 4 टाइम्स। नहीं 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 नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये बताता है कि आउटपुट वोल्टेज कितना गुना है इनपुट वोल्टेज का, पावर तो चेंज ही नहीं हुआ। पावर चेंज नहीं हुआ तो ये गलत है। तो यहाँ पे केवल और केवल कौन सा स्टेटमेंट सही है, थर्ड सही है। ठीक है, चलो आगे एक और चीज देखिए, इफ व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी देन पीक करंट इन द सर्किट। देखिएगा क्या होगा, पीक करंट का क्या होता है। एलसीआर सर्किट में आप एक ग्राफ पढ़े होंगे करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। क्यों भाई, इसलिए ये अलग अलग होता है, जानते हैं क्यों? फॉर अ गिवन वोल्टेज जो इम्पीडेंस होता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग होता है, ये ओमेगा डिपेंडेंट होता है। तो शुरू में पहले कम होता है फिर ज्यादा होता है, तो ये करंट की वैल्यू, मतलब करंट शुरू में कम होगी फिर क्या होगी, ज्यादा होगी, ऐसे, क्योंकि इम्पीडेंस पहले ज्यादा होता है, फिर मिनिमम पहुंचता है रेजोनेंस कंडीशन में, फिर बढ़ता है। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, शुरू में कम रहेगा, फिर जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं ये बढ़ेगा, और उसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, इसे हम पीक करंट बोलते हैं, और फिर उसके बाद कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजेस नहीं, केवल इंक्रीज तो नहीं कर रहा है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ये सही लग रहा है। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस गलत है। ये सही हो सकता था जब ये इम्पीडेंस के बारे में पूछता है, तो करंट के बारे में पूछ रहे हैं। मोनोटोनिकली डिक्रीजेस, ये भी क्या है, गलत है, कि केवल इंक्रीज करता है क्या, नहीं, केवल इंक्रीज नहीं करता है, ये पहले बढ़ता है फिर क्या होता है, घटता है, और बीच में एक भी जगह करंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाती है, और उसी को बोला जाता है रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, चलो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक आर एल सर्किट है, आरएल सर्किट है, और आरएल सर्किट में आपको वोल्टेज लगाया गया है, वोल्टेज दिया गया है, और हमसे क्या पूछा गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज गिवन बाई, वाह, वोल्टेज दिया है, वोल्टेज पूछा है, गुड। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालो कितना होगा, एक्सेल। एक्सेल किसके इक्वल होता है, ओमेगा इंटू एल, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। एक्सेल आया ओमेगा इंटू एल, ओमेगा कितना है, 100 पाई, ओमेगा कितना है, 100 पाई, 100 पाई इंटू एल कितना है, एल है, नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है बच्चा, ऑलरेडी ये 20 ओम एक्सेल सॉल्व करके दे रखा है, तो इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ये है 20 ओम, इसे छोड़ देते हैं यहाँ पे। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर भी 20 ओम ही है, ये भी 20 ओम है। तो इस सर्किट का पूरा इम्पिडेंस निकालो, क्या होगा, जेड, ये आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस क्या होगा, एक्सएल स्क्वायर, ऐसा आएगा। और ये 20 और 20 रखोगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 20√2 ओम। पहले यहाँ तक तो समझ में आया। अब Z निकालने से क्या होगा, इसके अंदर हम करंट निकाल सकते हैं। तो ये बताओ करंट की पीक वैल्यू क्या होगी, करंट की पीक वैल्यू होगी, अच्छा एक और उस कहानी समझिए, अगर ये
ये एक्सएल और आर बराबर है तो इसका फेज डिफरेंस होगा फाई, ये आएगा 45 डिग्री। ठीक है, या फिर तुम इस फॉर्मूले से लगा लो cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड 1/√2 आएगा तो भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये 45 डिग्री का फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज में। और इंडक्टिव सर्किट है तो करंट पीछे ही होगा और वोल्टेज लीडिंग होगा। अब वोल्टेज की पीक वैल्यू जरा बताओ कितनी होगी। वोल्टेज की जो पीक वैल्यू होगी, वी सॉरी करंट की पीक वैल्यू, ये है वोल्टेज की पीक वैल्यू डिवाइड बाय इंपीडेंस। और वोल्टेज की पीक वैल्यू यहाँ पे गिवन है, देखो ये है इक्वेशन के साथ गिवन है, तो ये पीक वैल्यू ये होगी 200√2। 200√2 अपॉन नीचे क्या आ रहा है, नीचे है 20√2। इसे सॉल्व करोगे ये आएगा 10 एम्पियर। कितना आएगा ये 10 एम्पियर। हमें इस सर्किट में करंट की इक्वेशन बतानी है। बताइए क्या होगा। इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ करंट आई इक्वल टू आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट ये 10 है। और ये पूरी इक्वेशन वैसे ही लिखो, साइन साइन 100πt। प्रॉब्लम क्या है, ये वोल्टेज का फेज था जो कि जीरो था। करंट जो है वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ पाई बाई फोर। 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ पाई बाई फोर एम्पियर। ये निकाला हमने करंट की क्या इक्वेशन। मुझे करंट नहीं बताना है, मुझे इक्वेशन बताना है वोल्टेज का, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वीएल के बारे में बताना है। ये बताओ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की पीक वैल्यू क्या होगी, करंट की पीक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सएल। ठीक है, कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस, करंट की पीक वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्सएल कितना है 20। 20 इंटू 10 क्या ये 200 होगा, तो इसकी पीक वैल्यू तो 200 होगी। देखो यहाँ पे 200 है, ये गलत है, 200√2, 200/√2 और ये भी गलत है। तो एक ही आंसर सही है। दूसरी बात, अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे। देखो इसकी इक्वेशन साइन 100πt माइनस पाई बाई फोर है, तो यहाँ पे 100πt होगा, यहाँ प्लस पाई बाई फोर कैसे आया। इसके लिए आपको ये बताएगा कि जो करंट है ये तो पीछे था ना इंडक्टर में, करंट और वोल्टेज की, केवल इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है और करंट पीछे होता है और वोल्टेज क्या होता है आगे। तो मुझे करंट दिया हुआ है, वोल्टेज निकालना है, इसके फेज में 90 डिग्री ऐड करेंगे, तो ये ऑलरेडी माइनस ऑफ 45 था, -45 प्लस 90 करोगे तो क्या होगा +45, इसलिए यहां से प्लस पाई बाई फोर आया है। क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे। ओके, तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। करंट की पीक वैल्यू, सॉरी वोल्टेज की पीक वैल्यू निकालो विद द हेल्प ऑफ करंट की पीक वैल्यू, और उसके बाद आप उसके फेज से निकाल सकते थे। हालांकि यहाँ पे केवल पीक वैल्यू निकाल लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे बोला गया कि आरएल सर्किट है, फिर से एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर का सर्किट है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव जीरो एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल। ओके, करंट थ्रू इंडक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, इसके बारे में बात कर रहा है। तो करंट आएगा, कुछ साइनोसॉइडल ही करंट आएगा। क्लियर है, एसी है तो उसकी एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल तो हमेशा क्या होगी, जीरो। तो ये तो जीरो होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, ईएमएफ पोटेंशियल भी साइनोसॉइडल ही होता है और इसका भी एवरेज वैल्यू क्या आएगा, जीरो। जब ये दोनों जीरो आ रहे हैं, अब मैग्नेटिक एनर्जी की बात बात करते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी होती है ½ L I²। अब आई स्क्वायर जीरो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, जो उसकी नेगेटिव वैल्यू है वो भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगी तो ये जीरो नहीं होगा। तो इस केस में पहला और दूसरा सही है, इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन 4 लगा देंगे। चलिए एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, इसमें 5 हेनरी का इंडक्टर है, 2 मिली फैरेड की कैपेसिटर है, रजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकंड। द करंट इन सर्किट इज 2 एम्पियर, देन वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर इज। करंट दिया है, रजिस्टर पूछा है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले आप निकालो एक्सेल। अच्छा एक काम करते हैं, आपको करंट गिवन है, करंट की वैल्यू कितनी है, करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड वोल्टेज इज इक्वल टू 100 एंड सॉरी वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब मुझे यहां से पहले इंपीडेंस निकालो सर्किट का। इंपीडेंस आर इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आई। वी कितना है 220 वोल्ट बाई आई इज 2 एम्पियर। ये आंसर किसके इक्वल आएगा, 110 ओम। ये सर्किट का इंपीडेंस है और ये किस पे डिपेंड करेगा, आर एक्सएल और एक्सी। एक्सएल और एक्सी पहले निकालते हैं। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होगा, ये होगा ओमेगा इंटू एल। ओमेगा रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए, ये 10 है, इसे रखो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई एल। एल है 5 हेनरी, क्या ये 50 ओम आया, ये तो एक्सएल आ गया। ऐसे ही तुम निकालो एक्सी। एक्सी किसके इक्वल होता है, 1/ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा कितना है, ओमेगा इज 10 मल्टीप्लाइड बाई सी। सी की वैल्यू कितनी है, 2 मिली फैरेड। 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ये होगा 1000
डिवाइड बाई 20 और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 50 ओम के इक्वल ही आ जाएगा। एक्सएल और एक्सी बराबर है, अगर याद हो तो फिर आपका काम हो गया। ये तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो जो आर की वैल्यू है वही आपका जेड है, तो यहाँ से आर मिल गया 100। अगर नहीं पता है तो आप आराम से ऐसे लिखो, इम्पिडेंस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर और प्लस क्या होगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और देखो ये हो गया जीरो, एक्सएल एक्सी बराबर है, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया आर, और जेड इक्वल टू आर है, जेड की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 110 ओम, आर भी क्या है 110 ओम। यही हमसे पूछा था कि रेजिस्टेंस कितना है, ये है 110 ओम। क्लियर। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें पावर फैक्टर पूछा हुआ है, पावर फैक्टर आर बाई जेड, या पहले फाई निकाल लेते हैं, फाई निकालना आसान होता है। ये दो सर्किट है, पहले आप निकालो एक्सेल। एक्सेल किसके इक्वल होता है, एक्सेल होगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई एन, या फिर 2 पाई एफ इंटू एन। अब देखो ये कितना होगा, पाई की वैल्यू नहीं पता है, एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, मल्टीप्लाइड बाई एल, एल है 3.5 हेनरी। कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये 3.5 से ये 7 कैंसिल होगा, मैंने इसीलिए 22/7 रखा है क्योंकि 3.5 दिया हुआ था, ये बात मुझे पहले से समझ में आ गई थी। ये 2 करोगे और ये 2 से ये 2 क्या होगा कैंसिल, ये 22 मल्टीप्लाइड बाई 50, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1100। ओके, ये आएगा 1100 क्या, 1100 ओम के बराबर आ जाएगा। तो जब यहाँ एक्सेल आ गया तो अब तुम टेन फाई यूज करो, किसके इक्वल होगा, टेन फाई निकालना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू कॉस फाई। एक्सेल बाई क्या होगा आर, एक्सेल कितना है 1100, और आर भी आपको कितना दे रखा है, ये भी 1100 है, ये तो 1 आ गया। और 1 टेन में कब होता है, जब कितना होता है 45 डिग्री, यहाँ से फेज डिफरेंस जो आया ये 45 डिग्री का आया, और फेज डिफरेंस आया तो पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है, पावर फैक्टर कॉस फाइव होता है, ये हो जाएगा कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/√2, 1/√2 का पहला ही आंसर है। पावर फैक्टर पूछा हुआ था, आप कॉस फाइव इक्वल टू आर बाई जेड कर लेते हैं, या डायरेक्ट एक्सेल और जेड निकाल के भी किया जा सकता था वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम है, आपको दिया गया एक बल्ब जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 280 वोल्ट इज सप्लाइड विद अ 220 वोल्ट एसी सप्लाई, व्हाट इज द पीक करंट। आपसे पीक करंट पूछा गया है, 220 वोल्ट सप्लाई है और रेजिस्टेंस 280 है, तो पहले तो आप करंट निकालो। करंट की वैल्यू होगी, करंट की पीक वैल्यू ये होती है वोल्टेज की पीक वैल्यू बाई क्या होती है जेड या आर, यहाँ पे आर दिया है तो आर ही लिख लेंगे, वी नॉट बाई आर। मुझे एक सिंगल वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया है, सिंगल वैल्यू ऑफ वोल्टेज तो होता है आरएमएस, तो आरएमएस है तो आप एक काम करो इसको आरएमएस के टर्म में लिखो, तो पीक वैल्यू इक्वल टू वी आर एम एस बाई नीचे क्या होगा √2 मल्टीप्लाइड बाई आर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, वी आर एम एस कितना है 200/√2 मल्टीप्लाइड बाई 280। क्लियर है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा कितना आएगा। नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, जो पीक वैल्यू था ये गलत किया है, पीक वैल्यू इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ वीआरएमएस होगा, ये √2 आपका किधर आएगा ऊपर आएगा। अब ये √2 ऊपर आएगा तो इसको सॉल्व करोगे ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल आ जाएगा 1 एम्पियर के आसपास आ जाएगा, पीक वैल्यू इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू होगा, यहाँ पे डिवाइड नहीं करना था। ठीक है चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है 3 किलो ओम को दिया हुआ है, इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू न्यू एसी सोर्स ऑफ डबल फ्रीक्वेंसी, ये बताओ एक्सी किसके इक्वल होता है 1/ओमेगा सी, और अगर ओमेगा को डबल करते हैं, ओमेगा को 2 टाइम्स करते हैं, एक्सी क्या हो जाएगा नया एक्सी, ये तो हाफ हो जाएगा ना पहले का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हाफ कितना होगा, पहले 3 था, 3/2, ये किसके इक्वल होगा 1.5 किलो ओम, ये आ जाएगा आंसर आपका 1.5 किलो ओम, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ स्टेटमेंट गिवन है, एक एक करके पढ़ते हैं। When the frequency of an AC source of LCR circuit increases, the current in circuit first increases, then attain its maximum value and then decreases। ये बात तो सही है, ये हम पढ़े भी हैं, अभी अभी ग्राफ डिस्कस कर रहे थे हम लोग, हम ये देख रहे थे कि करंट पहले क्या हो रहा था, पहले बढ़ा मैक्सिमम वैल्यू हुआ फिर घटा, ये सही है। दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन एलसीआर सर्किट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज 1। रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है, पावर फैक्टर होता है आर बाई जेड, ये भी स्टेटमेंट सही है।
आर बाई जेड होता है, और रेजोनेंस में जेड सबसे मिनिमम होकर कितना हो जाता है, ये आर के ही इक्वल हो जाता है, तो आर बाई आर हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों ही सही है। क्लियर, चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन से होते हैं, स्पेक्ट्रम याद होगा, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट जिसमें विबग्योर होते हैं पूरा सात सात कलर जितने, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारे वेव हैं। तो इनमें से रेडियो वेव भी है, गामा रेज भी है, एक्स रेज भी है, बीटा रेज नहीं होते हैं। बीटा रेज तो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियर ओरिजिन के, तो ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो पार्टिकल होता है। वो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियर ओरिजिन से निकलते हैं उन्हें बीटा रेज बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा था। आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, दोनों को मिला करके उन्होंने लॉ बनाया था। तो इलेक्ट्रिसिटी ओनली गलत है, मैग्नेटिज्म ओनली नहीं, मैकेनिक्स भाई दूर दूर तक लेना नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या होगा, मैग्नेटिज्म। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैव मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब सबसे कम एनर्जी, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, देखो बताते हैं। एक्सरे की एनर्जी तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद आएगा अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आएगा विजिबल, उसके बाद क्या आएगा, विजिबल, और लास्ट में कौन आएगा, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहाँ का आंसर कौन सा हो जाएगा, रेडियो वेव हो जाएगा। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। देखो फिर से वही कहानी है, हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है। तो अब देखो रेडियो वेव, येलो लाइट, ब्लू लाइट एंड एक्सरे में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, एक्सरे की होगी, तो सबसे लास्ट में आएगा एक्सरे। इससे कम एनर्जी किसकी होगी, इससे कम होगी अल्ट्रावायलेट, ये तो है नहीं, फिर वॉयलेट और ब्लू आएगा, तो फिर ये ब्लू लाइट होगी। ठीक है, ये ब्लू लाइट होगी, और उस उससे लास्ट में कौन आएगा, फिर येलो लाइट होगा, और रेडियो वेव तो लास्ट में आएगा। तो सबसे लास्ट में है रेडियो वेव, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सरे सबसे क्या आएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा। तो हमारा ऑर्डर स्टार्ट होगा 4 से और एंड होगा 3 पर। 4 से स्टार्ट हुआ, थर्ड पे एंड हुआ, पहला ही है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैक्सवेल इक्वेशन पूछा गया कि जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, मतलब मैक्सवेल ने जो एम्पियर लॉ में मॉडिफिकेशन किया वो क्या है। तो उन्होंने क्या किया था, मैक्सवेल का इक्वेशन था बी डॉट डीएल, सॉरी एम्पियर इक्वेशन था ये, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। और मैक्सवेल ने इसमें एक और टर्म यूज किया जो डिस्प्लेसमेंट करंट का बोला जाता है, और ये किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट इंटू आई डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होती है, ये होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज। तो इसे अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये पहला ही है, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए था कि यही आपका मैक्सवेल इक्वेशन है। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं कि एक पावर है, बल्ब है, इसकी पावर गिवन है 110 वॉट, और इसकी 10% एनर्जी जो है इज कन्वर्टेड टू विजिबल रेडिएशन। तो केवल 10% कन्वर्ट हो रहा है, तो पावर एक्चुअल में है कितना, पावर है 110 वॉट, और इसका 10%, 10/100, ये कितना आ जाएगा, यानी ये इफेक्टिवली 11 वॉट का पावर है। ठीक है, अब इससे पूछा गया कि कोई 1 मीटर डिस्टेंस पे कोई चीज है, कोई पॉइंट है, और वहां पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पूछा गया है। इंटेंसिटी बेसिकली क्या होता है, इंटेंसिटी होता है पावर पी अपॉन जितने डिस्टेंस पे है उसको 4 पाई r² कर दो, ओवरऑल सरफेस एरिया से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पावर तो है 11 वॉट का, अपॉन 4 पाई की जगह क्या होगा, 22/7। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 11 है, 4 पाई r², r कितना है, 1 है, अब ये 1 है, अब इसे सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 7/8, 7/8 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर है। 7/8 को सॉल्व करोगे, ये किसके इक्वल आएगा, 0.5 नहीं, 0.44 नहीं, हाँ 0.88 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ करेक्ट है। चलिए अगला जो है, आपसे बोला गया कि एक मैग्नेटिक नीडल है एंड मैग्नेटिक मोमेंट आपको उसका गिवन हुआ है, एंड प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द नीडल। देखो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क होता है m क्रॉस b। अगर हम किसी मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल के ऊपर टॉर्क की बात करें तो, और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है m b sin थीटा, और सबसे ज्यादा टॉर्क तभी लगेगा जब साइन थीटा क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो मैक्स टॉर्क की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी m मल्टीप्लाइड बाई b। m आपको गिवन है 0.3, और इसे चेंज नहीं करना है, एम्पियर मीटर स्क्वायर में ही दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई बी, बी कितना है 2।
अब ये सॉल्व करोगे कितना आएगा 0.6 नैनोमीटर, सेकंड आंसर है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सब्सटेंस द मैग्नेटिक नीडल ससेप्टिबिलिटी एट रूम टेम्परेचर इज नेगेटिव। देखो ये एक ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ होता है। अगर आप इसे याद किए हो कुछ ऐसा ग्राफ होता है इस तरीके से। ये टेम्परेचर के साथ पहले तो चेंज नहीं होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है और कम होता है नेगेटिव होता है। तो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट है और नेगेटिव है। अब बताइए कौन सा आंसर है? जिसका ससेप्टिबिलिटी एट रूम टेम्परेचर इज नेगेटिव, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर? चलो अगले प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है? ऑल सब्सटेंसेस टू सम एक्सटेंट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड बोथ पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म। देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा डायमैग्नेटिज्म। कैसे होगा ये समझते हैं। जितने सब्सटेंसेस हैं, डायमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव का मतलब कि जब उसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, बोलता है नहीं मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा सकती, मैं उसको अपोज करूंगा। तो आपने कुछ लगाया, सपोज 10 लाइंस आपने पास की, तो वो उस लाइंस को अपोज करता है। एक लाइन अंदर से जनरेट हो जाएगी तो नेट वैल्यू कम हो जाएगी। क्लियर है? नेट वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मटेरियल या कोई भी सर्किट है, उसके बारे में सोचो कि आप उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स दे रहे हो या चेंज कर रहे हो, तो वो जो चेंज इन फ्लक्स है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो तो अपोज ही होगा। हर एक मटेरियल अपने अंदर जो फ्लक्स होता है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है? अपोज करने की कोशिश करता है। और जो अपोज करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, ओके, उस केस में हर एक सब्सटेंस कहीं न कहीं सम एक्सटेंट पर वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ये बिहेवियर डायमैग्नेटिज्म बोला जाता है कि हम जो भी इंडक्शन हो रहा है, हम उसका क्या करेंगे? अपोज करेंगे। उसे डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो जितने सब्सटेंसेस हैं वो कुछ एक्सटेंट तक, हाँ, सब ऐसा नहीं बोल सकते कि हर कंडीशन में, कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन के डोमेन अलाइन हो जाएँगे, कुछ और चीज़ें हो जाएँगी तो उसमें पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म भी आ जाएगा। बट इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि डायमैग्नेटिज्म हर जगह कुछ न कुछ होता है। चलिए आगे, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 4 जूल पर टेस्ला इन इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला। ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक मोमेंट। द मैग्नेट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबसे क्या होगी? ज्यादा। स्टेबल में कम होती है, स्टेबल में ज्यादा होती है। पूछा है इस पोटेंशियल एनर्जी इज, अब ये कितना होगा? देखो मुझे ज्यादा एनर्जी बतानी है, दो ही आंसर है। एक प्लस पी माइनस पी कॉस थीटा होता है। जब कॉस थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो ये एनर्जी बढ़ जाएगी और बढ़ के कितनी हो जाएगी? प्लस पी। अगर स्टेबल पूछता तो माइनस पी, तो पहले तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बस हमें ये बताना है कि 20 होगा या 40 होगा। पी कितना है? पी इज 40। अरे नहीं, ये तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए था। अगर मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो पी की जगह ई हो जाएगा और पी की जगह एम हो जाएगा और ई की जगह बी हो जाएगा। इसे सॉल्व करो, यहाँ एम दिया है, एम है 4 और बी है 10। आंसर किसके इक्वल होगा? आंसर होगा 40 जूल। क्लियर है? चलिए अगले पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक नहीं है इस बार, क्या है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? इसकी कम होती है। ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया जाएगा, कुछ इस तरीके से आता है। ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कम होती है। जब ये कम होता है तो आप ऐसे समझो ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर क्या होता है? ये तो कांस्टेंट हो जाएगा बॉयल्स लॉ की तरफ। अब जब ये कांस्टेंट है तो किसी दो टेम्परेचर पर एक ससेप्टिबिलिटी 1 है और टेम्परेचर T1 है, ससेप्टिबिलिटी 2 एंड टेम्परेचर T2, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? ऐसा रिलेशन कहाँ पे है? ऐसा रिलेशन पहला ही है। और ये कब होता? अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। उस केस में ससेप्टिबिलिटी 1 इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी 2 होता। ये तब होता जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। ये तो खैर कभी होगा ही नहीं। ये स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी की बात करेंगे तो अभी के लिए पहला आंसर है आप। ठीक है? चलो जब इसमें पूछा गया है कि ससेप्टिबिलिटी इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बीच में क्या रिलेशन है, आप डेफिनेशन समझते हैं। ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यही तो रिलेशन होता है। तो अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पूछूं तो ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये कौन सा आंसर है? ये तो सेकंड आंसर दिख रहा है। क्लियर? सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ था। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो करंट कैरिंग स्क्वायर लूप है और इसका साइड ए है। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट और एंड लूप एज वेल एज फील्ड लाइज इन एक्स वाई प्लेन। लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक्स वाई प्लेन में है, मतलब फ्लक्स नहीं है अभी इसमें। इफ द लूप
कैरिंग अ करंट आई इन द डायरेक्शन सोन, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है यहाँ पे, देन टॉर्क ऑन इट विल बी। अब एक बात बताओ, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है एम एम बी साइन थीटा, यही होता है। और एम किधर होगा? एम आपका ऐसा होगा, इस डायरेक्शन का, मतलब कि जिधर करंट लूप बनता है, आप इधर हाथ घुमाओ तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर की ओर आएगा? इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर की ओर आएगा। और बी इधर है, तो थीटा कितना हुआ एम और बी के बीच में? थीटा हो गया 90। तो जब थीटा 90 हो गया तो ये तो वैल्यू 1 हो गई, टॉर्क की वैल्यू एम भी आएगी, ये सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा। अब एम की वैल्यू किसके इक्वल होती है? करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया कितना है? आई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ये इसकी वैल्यू होगी आई ए स्क्वायर बी नॉट, आई ए स्क्वायर बी नॉट, आई ए स्क्वायर। देखो चारों ऑप्शन में आई ए स्क्वायर बी नॉट ही है, तो हमें क्या करना होगा? अब हमें ये बताना होगा कि इसकी डायरेक्शन किधर है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन तो होता है एम क्रॉस बी। तो ये बताओ एम किधर है? एम तो है एक्स वाई के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, इसे क्या बोलेंगे? जेड, और जेड को क्या बोलते हैं? के। के क्रॉस बी किधर है? बी तो आई कैप में है, के क्रॉस बी ये किसके इक्वल होगा? के क्रॉस आई हो जाएगा जे कैप, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, एंड के क्रॉस आई किसके इक्वल होता है? जे के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आई ए स्क्वायर बी नॉट, यहाँ पे जे कैप होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि टू कंडक्टिंग कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर ईच अदर, ऐसा है कुछ, दो कॉइल्स हैं, एंड देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय, म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ाना है मुझे, तो क्या करेंगे? अगर हम उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, दोनों की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स का लॉस हो जाएगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो ये आंसर तो गलत है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन देम, हाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल N1 एंड N2, तो अगर इन दोनों कॉइल्स में से दोनों का टर्न्स बढ़ा दो या किसी एक का टर्न्स बढ़ा दो तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग द करंट इन वन ऑफ द कॉइल, नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता है, सेल्फ इंडक्टेंस भी करंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये उस कॉइल की प्रॉपर्टी है, उनके ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टी है, उनके मीडियम की प्रॉपर्टी है, शेप साइज की प्रॉपर्टी है, करंट पे डिपेंड नहीं करता, तो इसके लिए आंसर आपका कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा। चलो अगले केस में आपसे बोला गया है कि एक रेल का प्रॉब्लम है, इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप है, स्लाइड ऑन द कॉर्नर, लेंथ आपको गिवन है, इस पीक्यू का लेंथ आपको 1 मीटर गिवन है, और इसकी रेजिस्टेंस भी गिवन है 2 ओम, मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, और रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ये 1 ओम है और इसका भी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस 2 ओम था, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? 2 + 1 3 ओम, ये तुरंत लिख लेना, ये नहीं कि पता चला केवल आर हम स्क्वायर का लिख दिए तो गलत हो जाएगा। पावर रिक्वायर्ड टू कीप मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इतना, पावर क्या होता है इसके अंदर? पावर की वैल्यू होती है, आपको भी पता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ये होता है बी स्क्वायर, कंडक्टिंग रेल का फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई क्या होगा? आर, इन तीनों का स्क्वायर बाई आर। अब बताओ बी कितना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल स्क्वायर, एल कितना है? एल इज 1, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर, वी कितना है? 2 स्क्वायर बाई आर कितना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 3 है, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या आया? ये 16/3 वॉट, यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा कहां से आया, एफ इक्वल टू आईवीएल किया, आई की वैल्यू बीवीएल बाई आर किया, और पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। ओके, वैसे भी याद होना चाहिए आपको ये। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, एडी करंट आर यूज इन मैग्नेटिक इंडक्शन ब्रेक, ये सही है ना? देखो एडी करंट क्या होता है कि मेटल्स के अंदर जब किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में मेटल्स रखे जाते हैं तो उनके अंदर करंट्स बनता है, और वो करंट एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो पुराने वाले को अपोज करता है, जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, तो उसके बीच में एक तरीके से रिलेटिव मोशन को क्या होगा? रोकेगा। इनका यूज हम लोग आगे मतलब ट्रेन्स या जो जो आपके मैग्नेटिक लेविएशंस के अकॉर्डिंग जो ट्रेन चलती हैं उनको रोकने के लिए, उनके ब्रेकिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है ये एडी करंट। और एडी करंट इज ऑलवेज अपोजिट द रिलेटिव मोशन, हाँ ये भी बात सही है, ये इन्हीं की वजह से हो रहा था, ये एक दूसरे, ये सही भी है और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन के बारे में बात नहीं करनी है, बस ये बताना कि कौन सही और कौन गलत है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। चलिए अगले प्रॉब्लम पूछा गया है, करंट इन द कॉइल एट किसी टाइम पे और फ्लक्स दिया है, पहले तो ईएमएफ निकालो ना, ईएमएफ किसके इक्वल होता है? डी फाइव बाई डी टी, तो डायरेक्ट हम लोग ये फैराडे लॉ लगा सकते हैं, डी फाइव बाई डी टी क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ 50 टी स्क्वायर प्लस 4,
इसे सॉल्व करेंगे तो ये टी स्क्वायर का 2t होता है। क्या ये 100t होगा? और मुझे कितने टाइम पर बताना है? t इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड की बात करोगे तो ईएमएफ किसके इक्वल होगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या ये 200 वोल्ट होगा? कितना आएगा? 200 वोल्ट। और मुझे निकालना क्या है? करंट। करंट की वैल्यू क्या होगी? ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ है 200, रेजिस्टेंस इज 400। आंसर किसके इक्वल होगा? 1/2 या 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। क्लियर? फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। चलिए, अब क्या करना है हम लोग को? एक करंट है, किसी करंट का ग्राफ दिया है जो टाइम के साथ बदल रहा है। करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है और लीनियर वेरिएशन है। जब लीनियर वेरिएशन है और हमें क्या बताना है? 0 टू 10 सेकंड की एवरेज करंट बतानी है। ओ भाई, ये तो बहुत आसान सवाल है। क्या करेंगे? देखो, सिंपल सी बात ये है कि ऊपर की जितनी एरिया है और नीचे की जितनी एरिया है सब बराबर है, सिमेट्रिकल है। 20 से शुरू हुआ, -20 पे खत्म हुआ। नेट एरिया 0 है, नेट चार्ज फ्लोन 0 है, तो नेट एवरेज करंट भी क्या होगा? 0 होगा। या फिर लीनियर वेरिएशन के लिए आप ये भी जानते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाई 2। तो आंसर क्या होगा? 20 प्लस -20 डिवाइड बाई 2। आंसर किसके इक्वल हो जाएगा? 0। एवरेज करंट 0। आरएमएस पूछा होता तो कुछ ना कुछ आता। एवरेज 0 है। नेक्स्ट आपसे बोला है कि इन एलसीआर सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड करंट थ्रू इंडक्टर इज। तो देखो, एक काम करते हैं, एलसीआर सर्किट में सीरीज है तो करंट तो सब में सेम होगा। तो मान लो इधर करंट है और रजिस्टर का वोल्टेज इधर ही होता है। रजिस्टर का वोल्टेज जिधर करंट होता है उधर रजिस्टर का वोल्टेज होता है। अब इंडक्टर के बारे में बात करेंगे। इंडक्टर में क्या होता है कि करंट पीछे होता है और वोल्टेज आगे होता है। तो वोल्टेज इधर की ओर है, ये इंडक्टर का वोल्टेज है। और कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे की ओर होगा, इधर। ये वीसी है, ये वीएल है, ये वीआर है और आई है। हमसे क्या पूछा गया? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये है, एंड करंट थ्रू इंडक्टर। करंट थ्रू इंडक्टर तो यही होगा, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? π/2 होगा। वैसे भी हम ऐसे पढ़ सकते थे, करंट थ्रू इंडक्टर पूछा है ना, इंडक्टर का जो करंट है वही तो कैपेसिटर का भी करंट है। तो हमें वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस बताना है। करंट कैपेसिटर के लिए बता दो, उसके लिए भी आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। चलिए, SI यूनिट ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। इसमें कुछ नहीं करना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखो, हमारे पास एक कोई सर्किट होगा, उसके लिए वोल्टेज और करंट दिया है। कौन सी सर्किट है? कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज दिया है और मुझे करंट का ग्राफ बताना है। देखो, एक काम करो, कैपेसिटर में करंट क्या होता है? लैगिंग करता है, करंट पीछे होता है। और वोल्टेज क्या होता है? लीडिंग होता है। तो हमें एक लैगिंग का ग्राफ चाहिए। इनमें से चारों में से पहचानो कि लैगिंग कौन सा है। लैगिंग कौन सा है? फोर्थ ही है। कैसे पता चला बताते हैं। ये बताओ, ये लीडिंग होना चाहिए। तो ये जो भी है, ऐसे समझो, यहां से करंट स्टार्ट हुआ है। ये देखो, ये करंट यहां से है और इतना वाला पोर्शन लीडिंग है ना। ये देखिए, इतना ये आगे चल रहा है। कौन? वोल्टेज। वोल्टेज आगे चल रहा है। एक तो ये कहानी पूरी सही हो जाएगी। या फिर तुम एक काम करो, अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे और आप मैथमेटिक्स वाइज इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप एक काम करें, लिखिए इसकी इक्वेशन क्या है। ये माइनस साइन की इक्वेशन है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी है। ये क्या है? साइन ओमेगा टी। और मुझे करंट लिखना है, तो आप ऐसे लिखो, माइनस ऑफ कुछ आई नॉट साइन ओमेगा टी। और हमें क्या कराना है? ये जो करंट है कैपेसिटर में क्या करता है? आगे जाता है या पीछे जाता है? करंट तो इस बार लीडिंग है। जब करंट लीडिंग है तो हम क्या लिखेंगे? प्लस π/2। वोल्टेज का जो भी है उसमें प्लस π/2 जोड़ दो। जैसे तुम π/2 जोड़ोगे तो उसके बाद यहां से क्या आ जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब जब कॉस ओमेगा टी आ जाएगा तो भी आपका माइनस कॉस का कौन सा ग्राफ है? कॉस का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता नहीं है और ऊपर से स्टार्ट होगा तो प्लस कॉस है। यानी कि कहां से स्टार्ट होगा? नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। या तो आप मैथमेटिक्स फॉलो कर लो, या तो आपको ग्राफ में फेज देख करके पता चलता हो तो आसान होगा आपके लिए। अगला है एक ईएम वेव है, प्लेन ईएम वेव। उसका मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन गिवन है और हमें बताना है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पीक वैल्यू निकालो। एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सी। ई इज इक्वल टू बी इंटू सी। मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू। मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू है 3 × 10⁻⁻8। ठीक। और इसकी सी कई बार तब होगा जब वैक्यूम में होगा। अब ये पता नहीं कि वैक्यूम में है कि नहीं है, ये स्पीड से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको देखो, कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ वी करोगे तो 10⁻³ से ये कैंसिल होगा
और ये 3 into 10 की पावर 8 आ रहा है, मतलब स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8। अभी अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू है 9। इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू 9 केवल एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर क्या है? क्लियर? बस प्रेडिक्ट करना था कि एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ कुछ मैच कॉलम है, करना है हम लोग को। देखो एक एक करके बात करते हैं। बोला है आउट ऑफ यूवी, इंफ्रारेड, एक्सरे एक्सरे वेव विच हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब सबसे कम एनर्जी। सबसे कम एनर्जी का क्या मतलब होगा? एक्सरे की एनर्जी तो ज्यादा होती है, अल्ट्रावायलेट की भी ज्यादा होती है, इंफ्रारेड की सबसे कम होती है। तो यानी कि सबसे कम एनर्जी इंफ्रारेड की है, तो पहले का आंसर इंफ्रारेड ही होगा। ए का तो आर सही होगा। ए का क्या सही होगा? आर। ए का आर, ए का आर, ए का आर, केवल ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो। उसके आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ एक्सरे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव विच हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिर से मिनिमम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी क्या होगी? माइक्रोवेव और रेडियो वेव में, उसे निकाल लो। ठीक है। उसके बाद वेव यूज फॉर डिटेक्टिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सरे यूज किया जाता है, इसका पी है, सी का पी हो जाएगा। वेव एब्जॉर्ब बाई ओजोन लेयर, ये आप पढ़े ही हो, ये अल्ट्रावायलेट रीजन होते हैं। ठीक है, तो अब इससे आप एक एक काम करो, मैच कर लो पूरा। ठीक है, चलो। ये एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, हर एक ईएम वेव है, उसकी एप्लीकेशंस है, वो आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको प्लेन ईएम वेव की एक कोई क्या है इक्वेशन दे रखी है, और हमसे पूछा गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तभी बता, पहले ऐसे समझो कि इसकी स्पीड कितनी होगी। स्पीड ऑफ वेव क्या है? v इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t बाई कोफिशिएंट ऑफ x। t किसके इक्वल है? 2 इंटू टेन टू दावर 2 इंटू 10 टू दावर 10 मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x इज 200। इसे सॉल्व करोगे, ये आएगा 1 इंटू 10 टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब एक बात सोचिए, आप ऐसा जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 इंटू 10 टू दावर 8, और नीचे क्या आएगा? 1 इंटू 10 टू दावर 8। सॉल्व करोगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लग गया। लेकिन मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने डायरेक्टली कांस्टेंट पूछा था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है? अंडर रूट ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंटू म्यू आर। अब म्यू आर नहीं दिया है, तो रिलेटिव वैल्यू इसकी 1 मानोगे और के की वैल्यू आ जाएगी, तो के स्क्वायर, सॉरी, इसका स्क्वायर कर दो, तो के इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, हमसे पूछा गया कि एक कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है, और ससेप्टिबिलिटी आपकी पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ससेप्टिबिलिटी जो है, ऐसे समझिए, रिलेटिव जो परमिएबिलिटी है, ये होती है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, और डायामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव, 0 से कम होता है। और जो म्यू आर होगा, ये होगा 1 प्लस कुछ ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव वैल्यू। अब ये कुछ ऐसा आएगा कि ये म्यू आर नेगेटिव नहीं होगा, म्यू आर थोड़ा-सा ज़्यादा ही होता है, 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लेस देन -1 हो, -1 नहीं होगा, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, -0.5, -0.7 इस ऑर्डर का होता है। तो म्यू आर 1 से तो छोटा होगा, बट 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 1 से छोटा और 0 से बड़ा, और ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटी होगी। तो अब ऑप्शन बताते हैं। म्यू आर 1 से बड़ा है, नहीं ये गलत है, म्यू आर तो 1 से छोटा होगा, और ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? 0 से बड़ी, ये तो गलत हो गया। म्यू आर 1 से बड़ा, ससेप्टिबिलिटी भी 1 से बड़ा, गलत है। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होनी चाहिए, ये भी सही है, ये भी सही है। म्यू आर भी नेगेटिव है, नहीं म्यू आर पॉजिटिव होता है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का क्या ग्राफ है? कांस्टेंट होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, टेम्परेचर ऊपर, ग्राफ नीचे। ऑप्शन कौन सा है? क्लियर? ये नहीं होगा, यहाँ ध्यान से देखो, टेम्परेचर नीचे है, ससेप्टिबिलिटी ऊपर है, इसका मतलब है कि ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा। ससेप्टिबिलिटी डायमेग्नेटिक सब्सटेंस की क्या होती है? नेगेटिव होती है। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, आपको ससेप्टिबिलिटी दे रखी है किसी आयरन रॉड की, आप यहाँ से पहले रिलेटिव परमेबिलिटी निकाल लो। ये क्या होगा? 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, यानी 1 प्लस 599, और ये आंसर किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा 600। ये पहले तो रिलेटिव परमेबिलिटी आ गया। मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने लगा दी है, परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आपको बताना है। तो देखो, आपको ऐसा लिख लिख सकते हैं क्या कि इसकी अपनी परमेबिलिटी क्या होगी? तो ये बताओ, म्यू आर तो दिया है,
तो म्यू आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? म्यू बाई क्या होता है? म्यू नॉट। तो जहां म्यू निकालना है वहां म्यू आर मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख दोगे? म्यू नॉट। म्यू आर की वैल्यू कितनी है? 600 और म्यू नॉट कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। बस खत्म हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 24 पाई इंटू 10⁻⁻5, या फिर आप ऐसे लिख दो 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4, और एसआई यूनिट है, सब कुछ एसआई यूनिट में दे रखा है। ऑप्शन कौन सा जाएगा? सेकंड चला जाएगा। क्लियर है? ओके। तो ये था आज का पूरा पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने एग्जाम में अच्छा भी किया होगा। ठीक है, धीरे धीरे गियर अप करते हैं। नीट बहुत पास आ रहा है, तो अच्छे से रिवाइज करो इस टेस्ट को, और जो चीजें आपकी गलत होती हैं उसे अच्छे से देखो कि बुक्स में या नोट्स में जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उसे देखिए कि कैसे कैसे गलत हुआ, और एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। जब भी आप टेस्ट देते हैं तो उस टेस्ट के एनालिसिस के बाद आप उस टॉपिक को बैठ के पढ़िए, और इंश्योर करिए कि मुझे दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े नीट के पहले। एक दो बार रिवाइज करेंगे, बस इतना ही रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू।